Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। स्वागत है आप सभी का हमारे नंबर सिस्टम या यूं बोले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सीरीज में। इस सीरीज में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, उसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है दैट इज टाइम एंड वर्क। तो इस पूरे लेक्चर में और इसके आने वाला लेक्चर्स में हम लोग टाइम एंड वर्क को अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और मैं ये पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि टाइम एंड वर्क को इस तरह से समझा सकूं जिसमें कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अपने लेक्चर की। टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले हम एक बात समझेंगे और जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शन। पहले हम लोग आज प्रोपोर्शन के बारे में समझेंगे कि प्रोपोर्शन होता क्या है। हम लोगों ने अपने बेसिक्स क्लास में क्लास 7, 8 लमसम में हम लोगों ने प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने सिंपली पढ़ा था कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप इनवर्स बोल सकते हैं। A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। इसका क्या मतलब है, तभी हम लोग जाकर बातों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए ध्यान देते हैं। अगर हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है डिपेंडेंसी। मतलब जब भी कोई दो क्वांटिटी एक दूसरे से डिपेंड करती है दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ऐसे समझे कि मान लेते एज्यूम करते हैं कि हमारा एग्जाम और हमारा पढ़ाई एक आर्बिट्री अप्रोच में एज्यूम करें तो स्टडी और एग्जाम क्या ये प्रोपोर्शनल है, क्या ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है? तो हमने बोला हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जितना बढ़िया अपना स्टडी होगा उतना ही बढ़िया अपना एग्जाम जाएगा। अगर हम अच्छे से चीजों को स्टडी करेंगे, अच्छे चीजों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एग्जामिनेशन होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। अगर हम स्टडी को अच्छे से नहीं करेंगे तो उम्मीद ये करते हैं कि एग्जामिनेशन बेटर नहीं होगा। तो ये दो क्वांटिटी एक दूसरे से डिपेंडेंट है। अब हम अगर टेक्निकल वर्ड में इसी चीज को देखें तो अगर हम यह बोले कि मान लेते हैं कि किसी वर्क को हम कर रहे हैं और हमारा कुछ टाइम लगता है, तो सिंपली अगर हम देखते हैं कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो समय तो ऑलवेज लगेगा। अब वो बढ़े या घटे वो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन समय के बेसिस पर ही काम किया जाएगा। तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा या काम घटेगा समय में भी उस तरह से चेंजिंग होगा। तो हम यह बोल सकते हैं कि वर्क जो है टाइम का पर डिपेंड करता है। उसी तरह से अगर हम देखें कि किसी काम को कुछ लोग करते हैं, तो अगर कोई ग्रुप ऑफ मेन या वीमेन किसी काम को करते हैं तो अगर मेल और फीमेल को बढ़ा दिया जाए तो क्या वर्क भी बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा या घटेगा। तो हम यह बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, डिपेंडेंट है। तो दो क्वांटिटी जो एक दूसरे से डिपेंडेंट हो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोपोर्शन। और जब हम प्रोपोर्शन यूज करते हैं तो हम जनरली दो तरह के प्रोपोर्शन को देखते हैं। एक जो एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जैसे हमने अभी बोला कि अगर हमने मेन और वीमेन को देखा और वर्क को देखा, मेन और वीमेन मीन्स जो जितना आदमी काम करने वाले हैं उनको देखा और वर्क को देखा, तो आप जितने का आदमी बढ़ाएंगे उतना ही वर्क बढ़ेगा। ये सिंपल लॉजिक बात है, क्योंकि जितना लोग आपके ग्रुप में ऐड होते जाएंगे उतना ही आपका क्वांटिटी क्या होता चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अगर ये क्वांटिटी कम होगा तो वर्क भी कम होगा। तो हम सिंपली देखें कि A अगर बढ़े तो B भी बढ़ना चाहिए। अगर हम इसको टेक्निकल वर्ड में बोले, इफ इंक्रीजिंग इन A इज डिपेंड्स ऑन इंक्रीजिंग ऑन B और A is increasing accordingly B और B is increasing accordingly A,
दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। क्यों? सॉरी, उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं क्योंकि यह इसके बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है। इफ A is increasing and B is also increasing, then we can say that A and B are directly proportional, और हम इस चीज को इस तरह से लिखते हैं। चलिए अब अगर हम दूसरा तरह से देखें, दूसरे एग्जांपल के साथ, तो अगर हम इस तरह से बोले कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ दिन का फूड है, तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो फूड है, अगर हमारे पास एक ग्रुप है, या हम ऐसे बोले कि हम लोग एक पिकनिक पर एक ग्रुप में गए हैं और हमारे पास 10 जन का फूड्स है, 10 जन का फूड अपने पास है, अगर तो मेन और वीमेन, अगर इस मेन और वीमेन में इंक्रीजिंग हुआ तो क्या फूड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो हम ऑब्वियस सा बात बोलेंगे कि फूड का जो डेट है, फूड जितना दिन में खत्म होना चाहिए था उससे पहले खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि मेन और या वीमेन, अगर हम ठीक से बोले तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स है या नंबर ऑफ पीपल है वो बढ़ गए हैं। ऑब्वियस सा बात है। तो जैसे ही लोग बढ़ेंगे फूड का जो डेज खत्म हो जाएगा। जो फूड 10 दिन के अंदर में खत्म होना चाहिए था, 5 दिन के अंदर में खत्म होना चाहिए था, वो फूड और पहले ही खत्म हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पीपल बढ़े हैं। तो हम इस क्वांटिटी में ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि A के बढ़ने से B घटता है। इफ A is increasing, we see a decreasing in B, that is called inversely proportional, या कभी कभी हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी इसे कहते हैं। ये दो क्वांटिटी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम यह देखते हैं कि अब हम लोग ये समझ चुके कि प्रोपोर्शन क्या होता है और प्रोपोर्शन के कितने पार्ट होते हैं। तो अब हम देखें कि A is directly proportional to B and A is inversely proportional to B। इसका जो साइन है इस तरह से। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से इस बातों को सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होने जा रही है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग जनरली जब टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस या किसी भी डिपेंडेंट क्वांटिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा ट्रिक्स को यूज करते हैं और वो हमारे दिमाग से स्लिप होना बहुत ही आम बात है। क्यों आम बात है? क्योंकि वहां थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होता है। तो आज हम लोग उस पूरी चीजों को क्लियर कट करेंगे। कैसे? अब अगर दो चीज डिपेंडेंट है तो उस दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। ध्यान देना है बहुत ही गौर से कि जब भी कोई दो चीज डिपेंडेंट है तो उस दोनों चीज के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। और जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो हम कुछ क्वांटिटी का यूज करते हैं। उसमें सबसे बेहतरीन जो क्वांटिटी हम लोग जानते हैं दैट इज रेशियो। व्हाट इज रेशियो? तो रेशियो दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बताता है। तो अगर हम ये बात कहें कि A और B डायरेक्टली मतलब डिपेंडेंट है, मतलब रिलेटेड है, और जब ये रिलेटेड होगा तो इसका मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ होगा। रेशियो इसका A/B का हमेशा कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखिए। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो जो रेशियो होगा A/B का वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब हम चलते हैं इनवर्सली में। तो A/B का रेशियो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो भी कोई कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि यह डिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो भी क्वांटिटी डिपेंडेंट है उसका रेशियो हमेशा इक्वल होगा ही होगा, कांस्टेंट होगा। इक्वल नहीं होगा, हमेशा रेशियो कांस्टेंट होगा। हर एक स्टेज पर वो क्या होगा? इक्वल वैल्यू को देगा। तो यहाँ A और Y में 1/B करें क्योंकि यहाँ दो क्वांटिटी A और 1/B एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि इम्प्लाई दैट, अब इस 1/B को ऊपर लेके जाएंगे
तो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू k। दैट इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग एक एग्जांपल करके समझेंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, आपको बहुत मजा आएगा। तो अगर एक बार मैं समराइज कर दूं कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है देन a बाई बी अगर हम करें तो उसका कोई वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होने जा रहा है। लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका a मल्टीप्लाई b करने से, दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से वो क्या होने जा रहा है, कांस्टेंट वैल्यू देने जा रहा है। दैट फॉर एग्जांपल जैसे हमने माना एक एग्जाम्पल के द्वारा कि 10 पेन का कॉस्ट 100, 10 पेन का जो रेट है वो 100 है, तो एक पेन का रेट क्या होगा। अब यहां ध्यान देते हैं, बहुत आसान सा बात ध्यान देने वाला है। पेन का रेट और पेन का कॉस्ट बहुत आसानी से ध्यान देंगे। अगर पेन का जो क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि पेन का 10 पेन है तो अगर पेन का क्वांटिटी लिखना है ज्यादा बेहतर होगा। पेन की क्वांटिटी और पेन की कॉस्ट, अगर पेन की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। अगर पेन की क्वांटिटी को घटाएंगे तो कॉस्ट भी क्या होगा, घटेगा। तो अब जब यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ध्यान दें कि 10 पेन का कॉस्ट कितना रुपीज है, 100। तो हम 1 पेन का कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो हम लोग ये सभी जानते हैं कि 100 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 10। एक पेन का कॉस्ट क्या हो गया, 10। क्यों यहां डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में a बाई बी हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देता है, और a बाई बी हमेशा क्या किया, अगर इस क्वांटिटी को a माने, इस क्वांटिटी को b माने, तो a बाई बी हमेशा वैल्यू क्या दिया, या b बाई a हमेशा वैल्यू क्या दिया, कांस्टेंट दिया। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो 10 पेन का कॉस्ट 100 है, तो 1 पेन फाइंड करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और इस मेथड को ही हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, क्योंकि यह हम 1 मानकर निकालते हैं चीजों को। और अगर आपको 1 से ज्यादा का क्वांटिटी निकालना है, जैसे अब 15 पेन का कॉस्ट निकालना है, जब 50 पेन का कॉस्ट निकालना है तब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक पेन का कॉस्ट पता चल गया तो एक पेन से आप 50 पेन को मल्टीप्लाई करें 500 हो जाए। तो जब आप बात डायरेक्ट प्रोपोर्शन की करते हैं तो उस केस में जब आप यूनिटरी मेथड से निकालते हैं तो 1 निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल से क्वांटिटी को, और 1 से ज्यादा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 1 के लिए डिवाइड, और मोर देन 1 के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यह अप्लाई होता है किस प्रोपोर्शन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। चलिए तो अब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में देखते हैं चीजों। अब हमने माना कि कोई 10 वर्कर एक किसी काम को 50 डेज में कंप्लीट कर सकता है। हमने एकदम बेसिक क्वेश्चन माना कि 10 वर्कर किसी काम को 50 डे में कंप्लीट कर सकता है। तो अब आपसे पूछा गया कि 1 वर्कर इसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। आपने बोला बहुत सिंपल है, 50 डिवाइडेड बाई 10, 5 डेज। वाह, बस थोड़ा ध्यान देंगे। क्या ध्यान देना की बात है, ध्यान देने की ये बात है कि 10 वर्कर को 50 डेज लग रहे हैं काम करने में,
लेकिन एक वर्कर को उसी काम करने में क्या कितना दिन लग रहा है, 5 डे। तो ये तो सुपर हीरो से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस काम को 10 वर्कर 50 डेज में कर पा रहा है, उस काम को ये मात्र 5 डेज में कर रहा है। तो ये रॉन्ग हो गया। अब ये जनरल हर एक स्टूडेंट के पास एक क्वेश्चन होता है कि रॉन्ग हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि हम लोगों ने अभी यूनिटरी मेथड पढ़ा था। आपने यूनिटरी मेथड अगर पढ़ा था तो थोड़ा सा आधा अधूरा था, क्योंकि सबसे पहले चेक ये करना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली। तो अगर हम वर्कर की बात करें और हम डेज की बात करें, तो वर्कर के बढ़ने से डेज का कम होगा। जितना वर्कर्स बढ़ेगा उतना डेज कम यूज होंगे, जितना वर्कर कम होगा उतना डेज ज्यादा लगेगा। ये बेसिक नॉलेज है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यह जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरे क्वांटिटी में चेंज होगी। तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर 10 वर्कर को 50 डेज लगते हैं, तो एक वर्कर के लिए, अब यहाँ यूनिटरी मेथड चाहिए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने बात किया था AB इज इक्वल टू K। अगर आपको पास ध्यान होगा, एक क्वांटिटी A एक क्वांटिटी B, तो एक वर्कर के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 50 मल्टीप्लाई 10, और आपने बोला कि एक वर्कर को कितने में लगेगा, 500 डेज लगेगी। किसको, आपको उस काम को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, या हम इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में 1 के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब अगर बोला जाए कि अगर यहाँ 50 वर्कर्स आ जाए, तो 50 वर्कर्स के आने से डिवाइड करेंगे 500 बाई 50, और ये क्या होगा, 10 डेज लगेंगे। 50 वर्कर आने से काम कम हो गया, तो एक से ज्यादा हो तब डिवाइड होगा। यह क्या कहलाता है, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड का चीजों को देखें तो हम चीजों को बड़े अच्छे से समझ चुके कि यूनिटरी मेथड में जब डायरेक्ट हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक से ज्यादा क्वांटिटी के लिए, और जब इनवर्स हो तो एक से ज्यादा क्वांटिटी के लिए डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैं इसको समराइज कर देता हूं विद द यूज ऑफ डायग्राम। अगर मैं समरी बना दूं, तो अगर मैं बोलूं कि यूनिटरी मेथड मतलब एक क्वांटिटी का निकालने के बाद तो 2 यूज होंगे, एक होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और एक होगी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में जब 1 का फाइंड करना हो फॉर 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर 1 के लिए फाइंड करेंगे तो हम चीजों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मोर देन 1 के केस में यहां हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, और मोर देन 1 के केस में इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा इनडायरेक्ट के केस में। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड का होने वाला है। इसीलिए मैंने सबसे पहला आप लोग को डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बताया कि अगर मान ले कि आप सब चीज दिमाग से निकल गया है, तो आप ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या क्या आप कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे। तो अब अगर आप हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, तो मैं एक आपसे सवाल पूछ सकता हूं कि किसी काम को करने में टाइम, और चूंकि यहाँ वर्क दिया हुआ है, तो कोई भी काम टाइम को बढ़ने से काम बढ़ेगा या काम घटेगा। सिंपल लॉजिक क्या है कि किसी भी अगर टाइम को आप बढ़ाते हैं, मतलब टाइम को बढ़ाने का मतलब आप तो टाइम तो बढ़ा तो नहीं सकते, ये इंसान के हाथ में तो नहीं है। बट अगर मान लेते हैं टाइम को आप ज्यादा दिए कि नहीं मुझे 10 घंटा नहीं 20 घंटे में इस काम को देना है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्क बढ़ेगा, एक्सेप्ट कुछ काम चोर लोगों को छोड़ के।
कुछ कामचोर लोग होते हैं जो टाइम को बढ़ने के बाद भी काम उतना ही करते हैं, कोई बात नहीं, उनको छोड़ दिया जाता है मैथमेटिक्स में। जनरल में टाइम जब बढ़ेगी तो वर्क भी 100% बढ़ेगा। तो उम्मीद ये है कि टाइम और जो वर्क है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस चैप्टर में जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट का चर्चा करेंगे टाइम और वर्क में, तो वहां कौन से रूल यूज होंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रूल यूज होंगे। मतलब एक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, और एक से ज्यादा का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। लेकिन हम लोगों ने तो कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर लिया कि ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का ये है। हम लोग जनरली हर एक चैप्टर के आगे हम लोग ये करते हैं, चैप्टर के शुरुआत में करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सुविधा हो। अब हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ टाइप्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है टाइम एंड वर्क का, टाइप नंबर 1, कि मान लेते हैं कि ए किसी काम को x डेज के अंदर में करता है और b किसी काम को y डेज के अंदर में करता है। तो अगर दोनों मिल जाए तो उसी काम को कितने दिन के अंदर में करेगा? मैं अभी क्वेश्चन आप लोग के पास लिख नहीं रहा हूं, मैं टाइप बता रहा हूं। जब मैं इस क्वेश्चन के सीरीज को लॉन्च करूंगा, टाइम एंड वर्क के सीरीज को, तब हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हर एक क्वेश्चन को, पीवाई के क्वेश्चन को उस पर अच्छे से डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं कि ए किसी काम को x डे में कर रहा है, b किसी काम को y डे में कर रहा है, तो दोनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में करेगा? तो अब अगर हम ऐसा जो बेसिक मेथड देखें, जिस मेथड का यूज हम लोग को नहीं करना है, उस मेथड के हिसाब से क्या होगा कि ए किसी एक काम को, यहाँ 1 वर्क मैं लिख देता हूं जिससे आप लोग को बेहतर हो कि एक काम के बारे में चर्चा हो रहा है। तो ए किसी काम को x डेज में कर रहा है, तो सिंपल सा बात है कि 1 डे के अंदर में 1 डेज वर्क, एक दिन का वर्क किसका? ए का और बी का, ए का और बी का एक डे का काम कितना होगा? तो सिंपली अगर आप ऐसे जोड़े, मैं एग्जांपल देता हूं, कोई काम, एक काम 6 दिन में होता है, इसका मतलब उस काम को 6 पार्ट में बांट लिया गया, 6 पार्ट में बांट लिया गया। तो एक दिन में जो क्या काम हो सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं 1/6। किसी काम को हमने 6 भाग में बांट लिया। जैसे आप एक चैप्टर कोई पढ़ते हैं, आप मान लेते हैं कि किसी बुक के में 6 चैप्टर है, आपने बोला एक चैप्टर पर डे, तो एक चैप्टर पर डे, इसका मतलब क्या हो गया कि इस बुक को 6 दिन में तो कंप्लीट होगा, लेकिन एक दिन में क्या हुआ? 1/6, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ आउट ऑफ 6 में। तो हम बोल सकते हैं कि एक दिन का ए का काम कितना है? 1/6। एक दिन का बी का काम कितना है? 1/x। एक दिन का बी का काम कितना है? 1/y। तो एक अपने पास कॉन्सेप्ट बढ़ गया कि ओ ठीक है, जब हम काम को निकालते हैं एक दिन का तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। या आप अगर यूनिटरी मेथड से देखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। कैसे? कि एक किसी काम को 1 वर्क 6 डेज के अंदर में होता है, मतलब हम ऐसा बोले कि 6 डेज में एक काम कंप्लीट हो जाता है। अब 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो 1 डे के अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, 1/6 वर्क हो जाएगा। दैट इज वेरी ओके, हम लोग बेसिक लेवल पर उठ गए। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करता है तो एक दिन के अंदर में कितना काम कर लेगा? 1/x प्लस 1/y, दैट इज इक्वल टू xy, एलसीएम दोनों का xy, x कट गया तो y प्लस x, मतलब एक दिन के अंदर में उनका जो काम होगा दैट इज y प्लस x बाई xy। अब यह जो काम है ए और बी मिलाकर, मैं यहां पर एक बार के लिए यह जो काम है ए और बी मिलाकर, ए और बी को मिलाकर 1 डे का वर्क कितना है? y प्लस एक्स बाई एक्स प्लस वाई। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? अभी हम लोग जस्ट देखा
कि एक दिन के काम का बाई में होता है तो उसको रिवर्स कर देंगे तो टोटल देगा काम हो जाएगा। मतलब एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, यह क्या हो जाएगा, यह हमारा टोटल काम हो जाएगा। सिंपल तरीका है। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल ले, यह सबसे बेसिक मेथड है कि एक ए जो है किसी काम को 10 डेज में कर सकता है और बी इसी काम को 20 डेज में कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक काम को 1/10 और 1/20 एक दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा। तो 2 + 1 3/20, एक दिन में जो काम होगा 3/20 होगा। तो सिंपल सा बात है, ए और बी मिलाकर क्या काम करेंगे, 20/3। ठीक है, 20/3 मतलब 6/2/3 डेज अपने पास लगेंगे। या हम इसे अगर अभी जस्ट फॉर्मूला के हिसाब से ट्रिक देखें तो आसान है, xy बाई x प्लस वाई डेट इज इक्वल्स टू xy मतलब डेज, तो 10 × 20 बाई 10 + 20 डेट इज इक्वल्स टू, आप पहले मल्टीप्लाई नहीं करें, पहले आप इसको कट कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। 20/3, ये भी आंसर क्या आ रहा है, 20/3 आ रहा है। लेकिन ये अपना कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बेसिक मेथड से। हम लोग थोड़ा सा एक मेथड समझते हैं क्योंकि उसी मेथड पर सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ए एक काम को 10 डेज में करता है, बी उसी काम को 20 डे में करता है, तो दोनों का अगर एलसीएम ले तो 10 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 20, और 20 को 10 से डिवाइड करें तो यहाँ आता है 2, दैट इज इफिशियंसी। यह जो इसका होता है इफिशियंसी, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। और 20 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर से समझ लें, ए 10 डेज में काम करता है, बी 20 डेज में काम करता है। तो हम इस तरह से देखें तो 10 और 20 का जो एलसीएम है वो दैट इज 20। अब इस 20 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया दैट कम्स टू, हमने ऊपर 2 लिख दिया इसका एफिशिएंसी, और 20 से 20 डिवाइड किए तो अपने पास आंसर क्या आया, 1, अपने पास 1 लिख दिया। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना अपने पास 20। यह डिनोट करता है टोटल वर्क, यह डिनोट करता है इफिशियंसी ऑफ ए, यह डिनोट करता है इफिशियंसी ऑफ बी। और टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, तो इफिशियंसी कितना हो गया, 2 + 1, 2 ए का और 1 बी का, तो दैट इज 20/3 में 6/2/3 डेज आ गया। यह अपने पास आंसर हुआ, मतलब टाइप नंबर 1 का। अब हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास तो टाइप नंबर 2 है, फर्स्ट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है कि ए किसी काम को 12 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 15 डेज में कर सकता है, और सी उसी काम को 20 डेज में कर सकता है। तो हमें बताएं कि ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर हम देखें 12, 15 और 20 का अगर एलसीएम देखें, उम्मीद है आप सभी को एलसीएम निकालना आता होगा, नहीं तो हम लोग एक लेक्चर में एलसीएम पर चर्चा करेंगे इसी सीरीज के अंदर में। 12, 15, 20 का एलसीएम 60 होगा। तो 60 को जब 12 से डिवाइड किए, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 और 23 जा 60। ये 5 किसका एफिशिएंसी है, ए का, 4 किसका एफिशिएंसी है, बी का, और 3 किसका एफिशिएंसी है, 3 का। तो हम बोल सकते हैं कि तीनों मिलकर यह टोटल वर्क कितना है, 60, और 5 4 9 9 3 12, तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, 5 डेज के अंदर में काम को कंप्लीट कर लेगा, तीनों मिलकर करें। और ये बहुत ही इजी टाइप होने जा रहा है।
अब हमारे पास जो टाइप नंबर 3 है उस टाइप के अकॉर्डिंग देखें तो ए किसी काम के 1/3 पार्ट को 15 डेज में कंप्लीट करता है, बी किसी काम के 75% ऑफ वर्क को 18 डेज में कंप्लीट करता है, और सी उस कंप्लीट वर्क को 36 डेज में करता है। तो तीनों अगर मिल जाए टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, तो काम को कितने दिन में करेंगे? कॉम्प्लिकेटेड है कुछ नहीं, ध्यान देंगे। अगर ए किसी काम के 1/3 पार्ट को, तो हम इस पार्ट को इस तरह से लिखते हैं कि कितना वर्क करना है, 1/3 वर्क कितने डेज में? 15 डेज। और हम लोगों ने पहले ही ये देख लिया है कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क और डेज। तो 1 वर्क को कितने दिन में करना पड़ेगा? सिंपली हमने बोला 1 फाइंड करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि यूनिटरी मेथड का ये स्टेटमेंट है कि जो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगा हम डिवाइड करेंगे। तो 1 तो 15/1/3 और 1/3 मतलब उल्टा हो जाएगा और दैट बिकम 45 डेज। मतलब ये जो है, अब हम यहाँ पर चीजों को लिखते हैं कि ए जो है एक टोटल वर्क को 45 डेज में करता है। हमारे पास जो स्टेटमेंट चाहिए था, कर सकता है, करता नहीं है, कर सकता है। ए 45 डेज में कर सकता है टोटल वर्क को, क्योंकि 1/3 पार्ट को 15 डेज में करता है। बी टोटल वर्क को कितने डेज में करता है? तो अब हम बी के देखें तो देखेंगे हम लोग 75% ऑफ वर्क, 75% वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता हो? 18 डेज के अंदर में। तो फिर अपने पास जो चर्चा होगी 100 की होगी, लेकिन हम ऐसा बोलेंगे 1% वर्क कितने डेज में कंप्लीट करता है? वो 18 डेज में कंप्लीट करता है, सॉरी 18 डिवाइडेड बाय 75 में करता है। क्यों? क्योंकि परसेंट में हो या किसी में भी हो, यूनिटरी मेथड डायरेक्ट का बात होगा तो हम 1 के लिए हमेशा क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 100% वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है? 18/75 मल्टीप्लाई 100 में। तो 25 3 और 25 से 4 ये कट गया 6, दैट इज इक्वल टू 24। तो बी उस काम को कितने दिन में करता है? 24 डेज के अंदर में करता है। सी उसी काम को 36 डेज के अंदर में करता है। अब अगर हम तीनों का एलसीएम फाइंड करें तो हम पाएंगे कि इस तीनों का एलसीएम 360 होता है। इस तीनों का एलसीएम 360 होता है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक देखा, ठीक है। और 45 से इसे 8 बार में कट करेंगे, इससे 15 बार में, और इससे कितने बार में? 10 बार में कट कर लेंगे। तो इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा? ए का इफिशियंसी 8, बी का इफिशियंसी 15 और सी का इफिशियंसी 10। तो अब टोटल वर्क कितने दिन में काम कर पाएगा तीनों? टोटल वर्क 360 और तीनों का एफिशिएंसी ऐड कर दे 25 और 8 30 33। आप इसे काट सकते हैं, ठीक है। थ्री 360/33 डेज के अंदर में यह क्या करेगा? तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेगा। अब यहां ध्यान दें, आप सभी लोग थोड़ा सा घबराए नहीं, हम लोग इसका भी शॉर्ट ट्रिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर में वो किया जाएगा। क्योंकि मैं अभी इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को टाइप बाय पार्ट को कर रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज को इलाबोरेट करके कर रहा हूं, जिससे आप लोग सभी को समझ में आ जाए। तो अब हम लोग अब चौथे टाइप की तरफ चलते हैं। अब टाइप 4 में अगर हम देखें तो इसी क्वेश्चन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया गया है। बोला गया है कि ए जो है, जो पिछला क्वेश्चन था अपने पास कि 1/3 वर्क 15 डेज में करता था, बी जो है 75% ऑफ वर्क 18 डेज में करता था, और सी जो है कंप्लीट वर्क 36 डेज में करता था। अब यहाँ क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ ये हुआ कि बी और सी मिलकर 8 डेज तक काम किया। ध्यान देंगे, बी और सी मिलकर काम को 8 डेज तक किया। उसके बाद बी और सी छोड़कर चला गया, तो अब बचा कौन? ए। तो अब अगर आप देखें, इस टाइमलाइन को बनाकर देखें, तो स्टार्ट से लेकर 8 डेज तक कौन काम किया? बी और सी। बी और सी छोड़कर चला जाने के बाद कौन काम किया? ए।
तो ए कितने दिनों तक काम को कंप्लीट करके पूरा करेगा। तो अब हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि इस तीनों का एलसीएम 360 था और ये 10, ये 15 और ये कितना 8, या 8, 15 और 10 इसका इफिशियंसी था। अब याद करें, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझे कि बी और सी कितने दिन तक काम किया है, 8 डेज तक, या 8 दिनों तक दोनों मिलकर काम किया है। तो टोटल काम अपने पास है 360। थोड़ा सा गौर करें कि टोटल काम कितना है 360, और बी और सी मिलकर जो काम करते हैं कितने दिन तक, 8 दिन तक। तो बी का एफिशिएंसी 15, सी का एफिशिएंसी 10। तो बी और सी मिलकर एक दिन में काम कितना कर सकते हैं, 15 + 10, एफिशिएंसी 15 + 10 है। और इतना काम कितने दिनों में किए होंगे उन्होंने, 8 दिन का। तो 8 दिन का काम जब उन्होंने किया तो 25 × 8 और ये हो गया 200। मतलब 8 दिन के अंदर में बी और सी मिलाकर काम कितना हो चुका, 200 काम हो चुका। हम लोग बस यहीं पर बनाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सीरीज करेंगे हम बस इतना एक लाइन यूज करेंगे, दूसरा लाइन यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि मैं आप लोगों को बिगिनिंग लेवल से कॉन्सेप्चुअल पार्ट को क्लियर कर रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा इलाबोरेटरी क्या कर रहा हूं, चीजों को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दे रहा हूं। तो 8 दिन के अंदर में बी और सी मिलकर 200 काम कर सकेंगे। तो आप ध्यान से देखें तो 360 वर्क के अंदर 200 काम हो चुका, तो अपने पास रिमेनिंग वर्क क्या है 160, और जो रिमेनिंग वर्क होगा वही तो एक काम करेगा। एक को कोई शौक तो नहीं है एक्स्ट्रा काम करने का, नहीं। तो अब हम लोग को बोला जाएगा कि ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, 160 काम बचा है, 160 काम को कंप्लीट करेगा, और ए का इफिशियंसी 36 डे है, तो सॉरी ए का इफिशियंसी 10 है, तो बाई में 10 सॉरी ए का इफिशियंसी 8 है, सॉरी ए का इफिशियंसी 8 है, तो बाई में 8 मतलब अपने पास क्या होगा 20 डेज के अंदर में एक काम कर चुका होगा या कर लेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है टाइप वाइज समझ में आपको आ रहा होगा। तो चौथे टाइप के बाद हम लोग चलते हैं 5वें टाइप पे। टाइप 5 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ध्यान से समझें। पूजा और प्रिया मिलकर किसी काम को 3 डेज में कंप्लीट कर लेती है। प्रिया और रिया मिलकर उसी काम को 4 डेज के अंदर में कंप्लीट कर लेती है, और रिया और पूजा मिलकर किसी काम को 6 डेज के अंदर में कंप्लीट कर लेती है। इन लोगों का कैपेसिटी है ये काम करने का। तो हमें बताएं कि तीनों मिल जाए तो इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैंने शॉर्ट लिख दिया, पूजा को पीओ, प्रिया को पीआर और रिया को आर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पीओ प्लस पीआर मतलब पूजा और प्रिया मिल गए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे 3 डेज के अंदर में। प्रिया और रिया मिलकर उसी काम को 4 डेज के अंदर में, और रिया और पूजा मिलकर उसी काम को 6 डेज के अंदर में करेंगे। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 12 और 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। मतलब हमारे पास टोटल वर्क समझ में आ गया और प्लस इफिशियंसी समझ में आ गया पूजा और प्रिया का। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्या? ये जो 4 इफिशियंसी है वो पूजा और प्रिया का, ये जो 3 इफिशियंसी है प्रिया और रिया का, और ये जो 2 इफिशियंसी है रिया और पूजा का। तो आपके पास एक गड़बड़ हो गया कि अगर आपको पूजा का एफिशिएंसी चाहिए तो ये 2 इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। इसमें प्रिया का माइनस करेंगे तो पूजा का निकल के आ जाएगा और रिया का निकल के आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मेसी प्रोसेस हो जाएगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा काम करें कि तीनों को ऐड कर दें। तीनों को ऐड करने से अगर देखें तो इसमें पूजा 2 बार आ रही है तो 2 बार पूजा, इसमें प्रिया भी 2 बार आ रही है 2 बार प्रिया, और इसमें रिया भी 2 बार आ रही है तो 2 बार रिया। तो हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स पूजा प्लस 2 टाइम्स प्रिया और प्लस 2 टाइम्स रिया,
इस तीनों का जो इफिशियंसी है कितना हो गया 4 3 7 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 9। बहुत आसान सा बात है कि इस तीनों का इफिशियंसी इस तीनों के डबल इफिशियंसी हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है। आप फिर से समझ लें कि पूजा प्रिया और प्रिया रिया और रिया पूजा को जब ऐड किए तो यहाँ 2 टाइम्स, अगर जिसको प्रॉब्लम है वो इस तरह से कर सकते हैं पूजा प्लस प्रिया प्लस रिया प्लस पूजा। तो पूजा पूजा 2, प्रिया प्रिया 2 और रिया प्लस तो रिया रिया 2। तो 2 टाइम्स पूजा प्लस 2 टाइम्स प्रिया और 2 टाइम्स रिया, ये तीनों को मिलकर फिर 2 कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में बात करते हैं कि 2 टाइम्स इस तीनों का एफिशिएंसी कितना है 9, 4 3 7 7 2 9। तो पूजा प्लस प्रिया प्लस रिया की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 9/2। ये 9/2 क्या हो गया इफिशियंसी हो गया इस तीनों का इफिशियंसी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया था या पूछा गया तीनों मिलकर क्या काम कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क अपने पास था 9 और तीनों का एफिशिएंसी है 9/2 और 12 मल्टीप्लाई इनवर्स में उल्टा करेंगे तो 2/9। अब ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 4 से, इज इक्वल टू 8/3 डेज, मतलब 2/3 डेज में इस काम को तीनों मिलकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तीनों मिलकर इस काम को 2/3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने अभी टाइप नंबर 5 पर चर्चा किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टाइप को थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाएंगे और उसके बाद जब हमारे पास इस सीरीज निकलेगी टाइम एंड वर्क का, जब हमारे पास टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की सीरीज निकलेगी हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे और आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसलिए आप इसे अच्छे से समझें, अच्छे से सॉल्व करें और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कॉल करें और पता करें। धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.